नमस्कार शिक्षक साथियों। आज सक्षमता 2.0 जो अभी आया हुआ है उसका चर्चा करने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। सक्षमता 1 जो था वो मैंने भरा, अच्छा मार्क्स आया है और मैंने जिस ज़िला का पहला चॉइस जो दिया था, मुझे पहला चॉइस का ही ज़िला है सो मुझे मिला है। अब सक्षमता 2 अभी आया है, बहुत लोग असमंजस में हैं सक्षमता 2 भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा हूँ कि वहाँ पर तरह-तरह के लोग अफ़वाहें फैला रहे हैं। क्या वास्तव में विषय शिक्षक बनने के बाद हमें फ़ायदा होने वाला है या फिर हमें घाटा होगा? आज यही सब का चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि इतना ग्रुप में मैसेज पे मैसेज और तरह-तरह के लोग एक-दूसरे पे क्या बोलते हैं उसको, खींचातानी कर रहे हैं, एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मुझे लगा कि एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि सक्षमता 1 भरने के बाद मुझे भी काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिला कि फॉर्म है सो भर दिया गया है, सरकार के सपोर्ट में चले गए हैं। मैं एक लाइन में सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि हम लोग तो बहुत बाद में आए हैं। शिक्षा मित्र का बहाली 2003 में आया था और 2003 से ही शिक्षा मित्र जो हैं वो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। और अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो अपना बेहतरी के लिए आंदोलन कर रहे थे कि हमें कुछ और बेहतर मिले, हमें कुछ और बेहतर मिले। सरकार इसमें कुछ ना कुछ पहल करती थी और कुछ ना कुछ वेतन बढ़ाना या आपका जो नौकरी था उसे 60 साल तक कर देना या तरह-तरह का चीज़ जो है वो सरकार देने का प्रयास की है। हर एक इलेक्शन में कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले लाख शिक्षक के नेतागण माननीय अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी को लाख गाली दे दे, लाख उनके बारे में बुला-भला कर दे, लेकिन जो समझदार शिक्षक होंगे वो के पाठक माननीय अपर मुख्य सचिव का एहसानमंद होंगे कि 2003 से आज 2024 टोटल 21 साल से आप संघर्षरत हैं। उस 21 साल के संघर्ष करने के बाद ऐसा पहला पदाधिकारी, हम सरकार नहीं बोलेंगे, पहला ऐसे पदाधिकारी हैं जिसकी बदौलत आपको राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। तो आपको एहसान मानना चाहिए कि ऐसा पदाधिकारी आपके काम के दौरान आए हैं। अगर आज माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा विभाग के अपर सचिव नहीं होते तो आप लिख लीजिए कि आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाता। क्योंकि एक रोड मैप बनता है, एक मैप तैयार होता है, एक फ्रेम तैयार होता है, उस फ्रेम के बाद ही कुछ भी योजनाएँ जो हैं वो पास होती है। उस योजना को पास कराने के लिए कोई तो पदाधिकारी होना चाहिए। पहली बार एक पदाधिकारी ऐसा तेज़ तरह पदाधिकारी आया है, जो इस तरह का काम को मिनटों में करके इतना कम समय में करके दे दिया। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये वीडियो बना रहे हैं, कहीं उनके तक पहुँच गया तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए, इसीलिए लगता है कि उनका है सो पहले ही ऐसे बड़ाई कर दे रहे हैं। नहीं, वीडियो का अंत तक देखिए, उसके बाद सोचिए कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिला कि नहीं। सबसे पहला चीज़, आज नियोजन खत्म किया गया है और इस नियोजनवाद को खत्म करने के लिए नालंदा जिला टसनिस के अध्यक्ष अमिताभ जी तपतपाती गर्मी के धूप में दीवार में, पुल में या रास्ता में कहीं भी जहाँ मौका मिला नियोजनवाद खत्म करो अपनी बेटी के साथ। और भी बेटी, उसका फ़ोटो अगर मिल जाए कहीं तो ज़रूर मैं आपको दूँगा। लेकिन देखिएगा, अपनी छोटी बेटी के साथ में इतनी कड़ी धूप में जा कर के पोस्टर वार कर रहे हैं कि नियोजनवाद को ख़त्म करो। ये करीब 5 साल पहले का बात है और आज नियोजनवाद ख़त्म हो रहा है। तो इसका जो मेन है, अगर किसका पल्ले इसको दिया जाए या इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, क्योंकि उसमें भी सरकार तो थी ही और जो अभी सरकार है उसमें भी वही सरकार थी। कोई अलग चेहरा नज़र नहीं था। लेकिन अगर इस नियोजनवाद को ख़त्म करने का कोई पहल किया है, कोई रोड मैप तैयार किया है, तो वो है अपर मुख्य सचिव के पाठक। तो क्यों हम के पाठक का एहसानमंद क्यों ना हो, जिनके कारण आज हम राजकर्मी बनने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमें सक्षमता 2 भरना चाहिए या नहीं? विषय शिक्षक बनना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी भी विषय शिक्षक जो सक्षमता 1 हुआ है उसमें टीचर लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के कारण अभी अपना काउंसलिंग बाकी है। काउंसलिंग के बाद आपको प्रोसेस होगा, स्कूल दिया जाएगा। तो 2 भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या विषय शिक्षक बनने के बाद हमें फ़ायदा है या घाटा है? इसके पहले भी मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ वीडियो कुछ लोग बनाए थे जो बताएँ कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। तो आप समझिएगा कि फ़ायदा और लाभ, सबसे बड़ा फ़ायदा, पहला पॉइंट कि रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल, ये दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। इस पॉइंट को पहले पकड़िए। आप रेगुलर कर्मचारी कहलाइएगा। कर्मचारी शब्द ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप कर्मचारी कहलाइएगा, अभी आप कर्मचारी नहीं हैं। तो रेगुलर बेसिस, जब आपका नौकरी जब रेगुलर हो जाएगा
तो यहाँ पर डिफरेंट ही समझिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल का कोई महत्व ही नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी नौकरी होता ही नहीं है। पैसे क्या बात है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसा का घाटा हो जाएगा, इतना पैसा। कॉन्ट्रेक्चुअल आपको लाखों रुपया भी मिल जाए तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी नहीं है। सबसे बड़ा चीज अंतर तो यहीं पर है कि आज आप कॉन्ट्रेक्चुअल कहला रहे हैं, कल आप रेगुलर कहलाइएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये हो गया, रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल, इसके अंतर को समझिए कि है ये क्या चीज़। आप जोड़ रहे हैं कि 40,000 मिल रहा है, 45,000 मिल रहा है, उसमें जाएंगे तो हमको 1,000 रुपया कम मिलेगा, 1,000 रुपया कम नहीं मिलेगा। आप सोचिए, यहाँ पे पैसा की तो बात ही नहीं करना चाहिए है, लेकिन अगर पैसा का भी बात तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, पैसा का भी मैं समझा देता हूँ। सर, आप एनपीएस में जब जाएंगे, न्यू पेंशन स्कीम, तो आपका जो मूल वेतन होगा और डीए होगा, दोनों को जोड़ने के बाद से उसका 10% जो है, उसका 10% आपके वेतन से कटौती की जाएगी, जो ईपीएफ खाते में जमा होगा। अब बताइए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं? शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, शायद होगा, शायद हो सकता है। तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस जब करवाते हैं तो उसमें आप महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में या साल में आप पैसा जमा करते हैं। तो आप अपना पैसा दे रहे हैं, अपना वेतन का ही पैसा दे रहे हैं। अब जो वेतन का जो पैसा दे रहे हैं, सरकार एक प्रकार से समझिए कि आपका इंश्योरेंस जो बाद में भविष्य में आपको उसका रिटर्निंग बहुत बेहतर मिलता है, तो आपके अकाउंट से जमा कर दिया। इस हिसाब से करीब करीब 5,000 रुपये वो जमा कर रही है और उधर से लगभग उतना ही पैसा आपको दे रहा है। तो आप बताइए कि एक महीना में 10,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा होगा। एक महीना में 10,000 रुपये का मैं बात कर रहा हूँ, लगभग आपके अकाउंट में जमा होगा। अब सोचिए कि अगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए ना कि कितना आपको वेतन कम मिलेगा फिटमेंट में। इंडेक्स का लाभ मिल जाता तो अलग बात है, लेकिन अगर फिटमेंट का बात कर रहे हैं, अगर उस फिटमेंट में अगर खूब अगर होता है तो 500 से 1,000 रुपया कैश इन हैंड आपको हो सकता है कि कम मिले। मैं हो सकता हूँ बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है। अगर 500 से 1,000 रुपया आपका कैश इन हैंड, मैं बात कर रहा हूँ कैश इन हैंड, आपको कम मिलेगा, लेकिन आपके खाते में 10,000 रुपये जमा होगा आपके खाते में, वो आपको ही बाद में मिलेगा। जिस तरह आप इंश्योरेंस अपने लाइफ, अपने बच्चे, अपना परिवार को सिक्योर करने के लिए आप इंश्योरेंस करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से आपको एक रिटर्निंग मिलेगा एक उम्र के पड़ाव में, जिस समय आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। तो आपको 10,000 रुपया, इसका मतलब एक महीना में 1,20,000 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आपका मूल वेतन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस में वो आपका बढ़ता चला जाएगा। मैं रफली कैलकुलेशन आपको 10,000 का मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप बताइए कि अगर आज के डेट में आपको 45,000 रुपया मिल रहा है, कल जा करके आपको 44,000 रुपया अगर मिलता है, तो आप बोलेगा 1,000 रुपया हमको कम हो गया कैश इन हैंड, 1,000 रुपया कैश इन हैंड कम हो गया, 10,000 रुपया जोड़ दीजिए, आपका वेतन तो 54,000 रुपया चला गया। आपको वेतन का घाटा कहाँ हो गया? किस आधार पे? कौन मूर्ख बोलता है कि वेतन का घाटा हो रहा है, कैश इन हैंड घाटा हो रहा है? नहीं, वो घाटा नहीं हो रहा है। आपका लाइफ सिक्योर करने के लिए वो आपके ही खाता में जमा किया जा रहा है, आपका लाइफ सिक्योर हो रहा है। कम कहाँ हो रहा है? कौन बोलता है कम हो रहा है? कैलकुलेट करके दिखा दे कम हो रहा है। कैश इन हैंड अगर कम होता है उसे कम बोलेंगे। आपके खाता में जो जमा हो रहा है वो जमा है सो आप ही का पैसा है ना, कि किसी और का पैसा है? 60 साल आपका उम्र होगा, आप रिटायर कीजिएगा तो वो पैसा किसी और को मिल जाएगा। आम टीचर को बुड़बक बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए जो मन में आया बोलते जा रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या चीज़ है। सबसे पहला चीज़ कि 8 पॉइंट कंडिका 8.1 में साफ लिखा हुआ है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जब सरकार वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है तो वेतन संरक्षण का लाभ में आपका नया नौकरी कहाँ से हो जाएगा? सोचने का चीज़ है। वेतन संरक्षण का लाभ का मतलब आपका नौकरी तो काउंट किया। वो बोलते हैं कि न्यूज में प्रमोशन का बात है, प्रमोशन के लिए नाम फिर हम नहीं लेंगे, केस किया हुआ है और मानाबाद भी चल रहा है, 2-2 3-3 बार मानाबाद हो गया, आज तक केस चल रहा है। प्रमोशन मिलना होता तो प्रमोशन मिल गया होता, क्यों नहीं प्रमोशन मिला? कौन है इसका जिम्मेदार? किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? शिक्षक नेता को ठहराएं, या सारे शिक्षक को ठहराएं, या सरकार को ठहराएं, या सरकार के मंशा को ठहराएं? जिसे भी हम मतलब इसका दोषी हम मान लें, वो सारा का सारा गलत होगा। ना शिक्षक नेता गलत, वो प्रयास किए, गलत प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं कि हाँ प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। तो वो लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम शिक्षक का गलती, हम शिक्षक का कोई गलती नहीं है, कोई एक तो लड़ रहा है। चलिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लड़ रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द विजय हो और न्यूज टीचर को प्रमोशन मिले। तो क्या विशिष्ट शिक्षक को प्रमोशन नहीं मिलेगा? कहाँ लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा? कहाँ लिखा हुआ है? कोई हमको पॉइंट बता दे तो। दूसरा को बरगलाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जिसको भरना है भरे, जिसको नहीं भरना नहीं भरे।
अरे एक दिन तो मैंने व्हाट्सएप में यहाँ तक भी लिख दिया था कि ठीक है, सक्षमता भर के विषय शिक्षक बनने वाले भीख मांगेंगे, क्या जाता है। उनको अपना जो लग रहा है वो भर रहे हैं, जो भर रहे हैं उन्हें हम गाली गलौज करेंगे? जो मन में आएगा वो लिख देंगे, वो इंसान नहीं है क्या? संगठन जो बोलेगा करेंगे, लेकिन अपने लाइफ के बारे में सोच करके कोई ऐसा अगर कोई डिसीजन ले लेता है तो वो चोर हो गया, गद्दार हो गया। कैसा गद्दारी, कैसा गद्दारी। संगठन का कोई नियम और कानून होता है। संगठन का अगर जिला अध्यक्ष या संगठन के प्रखंड अध्यक्ष या संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अगर यही उस संगठन से हट जाए तो नीचे का संगठन का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप पर्सनल लड़िए, अपने लिए लड़िए पर्सनल, क्या जाता है। भरना है तो आप भरिए, नहीं भरना है तो आप मत भरिए। आप 4 लोगों को बरगलाने का काम कैसे करते हैं? क्या किसी शिक्षक को अपने हित के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं है? बोला गया कि नहीं, उठा करके इधर से नालंदा से है उसको पश्चिमी चंपारण भेज दिया जाएगा, पूर्वी चंपारण भेज दिया जाएगा, यहाँ भेज दिएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो भरा है उसको भी पता है कि इधर से उधर कर दिया जाएगा ना, तो भरा है तो कुछ सोच करके ही भरा है ना। भेज देता तो भेज देता, उसका चिंता क्यों कर रहे हो? परिवार उठाएगा, वहाँ पर जाएगा, डेरा लेकर के अपना रहेगा, घर से बेघर होना है होगा। लेकिन पहले से बोला जा रहा था कि नहीं, जो जिस जिला में भरेंगे उसी जिला में उनको मिलेगा। और आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना परसेंटेज, कहीं पेपर और ये में मैं पढ़ा नहीं आया, पढ़ा हो तो शायद भूल गया हूँ, लेकिन 99% लोगों को पहला चॉइस, जिस चॉइस में वो पहला ऑप्शन जो दिया था जिस जिला का, उसी जिला में मिला है। मुझे भी, मैंने नालंदा जिला पहला चॉइस में दिया था, मुझे नालंदा जिला ही मिला है। नालंदा जिला में 20 ब्लॉक है, 20 ब्लॉक में जहाँ भी देना होगा हमको मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सरकार का नमक खा रहे हैं, सरकार का रोटी खा रहे हैं, हम जाएंगे, डेरा लेंगे और जो मुझे काम करना है वो काम हम करेंगे। अब बाकी लोग भी नालंदा जिला से भरे हैं, उनके नालंदा जिला मिला है। कुछ लोग पटना से भरे तो पटना जिला मिला है। जरा सोचिए, सोच करके देखिए कि विधानसभा में ट्रांसफर का बात उठा था कि लड़की जो है मायके में ससुराल जाना चाहती, ससुराल में है मायके जाना चाहती है, लेकिन आज हस्बैंड कोई और जिला में है, उनकी पत्नी को और जिला में है। मैंने माननीय अपर मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है, मेल किया, जिसमें मैंने कहा कि अगर इसको रोकने का अगर कोई प्रयास कर रहा है ना तो उसको आप कम से कम बचाइए। मैंने एक अटैचमेंट फेसबुक से निकाल करके लिखा है, फेसबुक से निकाल करके दिया है। मैं नाम भी इसमें बता रहा हूँ, गौरव कुमार, उनकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है। वो फेसबुक में डाले हुए थे कि भगवान का कृपा से आज हम लोग दोनों एक ही ज़िला में पोस्टिंग हो रहे हैं। फ़ोन भी आया मेरे पास कि सर हाँ, हम लोग को एक ही ज़िला में हो गया, कहाँ मिलेगा, कौन सा ब्लॉक में मिलेगा? किसी भी ब्लॉक में, एक ज़िला में है, आप घर में रह सकते हैं, डेरा लेकर के भी रह सकते हैं। पत्नी के अनुसार, लड़की है, लेडीज़ है, दिक्कत होगा, उनके अनुसार आप रहिए, अपना ड्यूटी कीजिए, उनका सुविधा अनुसार आप देख लीजिए। लेकिन जो 2 जिला में थे तो आप क्या दूरी में थे ना। आज ऐसे कई लोग हैं, एक नहीं, मैं एक उदाहरण में देख रहा था, फेसबुक उठाया और मैंने डाल दिया, उनसे परिचय था। कई लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी दंपति एक जगह एक जिला में आज आ रहे हैं। कोई ऐसे जेंट्स थे, दूसरा क्या, मैं अपना ही स्कूल का बात कर रहा हूँ। मेरे स्कूल में एक सर हैं जो पटना से आना जाना करते हैं, यहाँ डेरा लेने के बाद भी वो बाइक से टाइमली, बाइक से ही पटना से यहाँ बताइए 60 किलोमीटर पटना से आ रहे हैं। उनको बोलते थे इतना दूर बाइक चला रहे हैं, शरीर में दिक्कत होगा, क्या करें सर, घर भी देखना है, ये भी देखना है। वो आदमी फॉर्म भरे, पहला चॉइस में पटना दिए, उनका पटना जिला में हो गया। कल जा कर के वो इलेक्शन के बाद जब उनका ज्वाइनिंग होगा पटना में, तो क्या उनको खुशी नहीं होगी? अगर वो आदमी फॉर्म भरे सक्षमता 1 और हम उनको गाली दें कि क्यों भरा, तुम गद्दार है, तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है। उनको घर जाने की इच्छा था, वो घर गए, क्या गलत कर दिए, क्या गलत कर दिए? सरकार एक ऑप्शन दिया राजकर्मी बनने का। हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक का ही कृपा है जिसके कारण से एक राजकर्मी बनने का रास्ता साफ हुआ। मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ सर कि आपके कृपा से आज हजारों नहीं लाखों शिक्षक काफ़ी खुश हैं, क्योंकि 21 साल से संघर्षरत शिक्षकों का सपना आपने एक चुटकी में पूरा कर दिया है। शायद गद्दार वो नेता है जो आपको उल्टा पलटा वीडियो बना करके बोलते हैं। उनसे पूछिए उन नेता से कि सड़क में शिक्षकों को लाठी खिलवाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। सड़क में लाठी खाएं, गरम तेल शिक्षक के ऊपर जला है, इसी के लिए कि हम राजकर्मी बन जाएं। 2020 में हड़ताल हुआ, क्या मांग था, क्या मांग था शिक्षकों का? एक मांग था, राजकर्मी का दर्जा, केवल एक मांग, राजकर्मी का दर्जा। और इस राजकर्मी का दर्जा के लिए वो हड़ताल में बैठे हुए थे।
इस राजकर्मी का दर्जा के लिए हड़ताल में बैठे हुए थे। आज राजकर्मी का हड़ताल, राजकर्मी का दर्जा के लिए सरकार कुछ ऑप्शन लगा दी तो सरकार ऐसा गलत हो गया? नहीं, हम लेंगे तो कॉलर पकड़ करके लेंगे, नहीं तो हम लेंगे ही नहीं। ये कौन सा तरीका हुआ? आप पे क्षमता है, आप परीक्षा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? परीक्षा दीजिए। सरकार अगर बोल रहा है जनता आज इज्जत नहीं करती है कि इन लोग ऐसा ही नौकरी मिल गया है ना, तो जनता जो इज्जत नहीं करती है, एक जनता के सामने अपना नज़र को उठा करके जनता के आँख में आँख डाल करके बात करने के लिए एक सरकार ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन को भी हम कह रहे हैं कि नहीं, लेंगे तो बिना शर्त के ही लेंगे। क्यों बिना शर्त का लेंगे? कौन सा बहुत बड़ा सरकार है सो शर्त रख दिया है? आज उंगली उठाया जाता है ना, तरह तरह का वीडियो देखते होंगे, ABCD नहीं आ रहा है, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, एप्पल का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, वीडियो देखते होंगे। भारत का प्रधानमंत्री कौन है वो भी पता नहीं, भारत का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री कौन है वो भी पता नहीं, भारत का राष्ट्रपति कौन है वो भी पता नहीं, बिहार का राज्यपाल कौन है वो भी पता नहीं। अरे सबको तो छोड़ दीजिए, सबसे हाईलाइटेड तो शिक्षा मंत्री होते हैं, सिवाय अभी के। अभी जो शिक्षा मंत्री आए हैं श्री सुनील कुमार जी, उनका नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि कुछ भी उनका वैसा बयान नहीं आया है। लेकिन इसके पहले जो भी शिक्षा मंत्री आए हैं, कुछ ना कुछ बयान पेपर में, टीवी में आते रहता था, जिसके कारण से लगता था कि हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री ये हैं। और प्रेस वाला पूछते थे बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, वो भी कुछ टीचर नहीं बता पाते थे। तो हो सकता है कि कैमरा जब सामने आता है ना, आदमी नर्वस हो जाता है, तो नर्वसनेस के कारण नहीं बता पा रहे हो, या हो सकता है कि सच में उनको नॉलेज ना हो। लेकिन नॉलेज ना होना कोई मैं बुरी चीज़ नहीं मान रहा हूँ, व्यस्तता है, टेंशन है, बहुत तरह तरह के बात है उनके अंदर। क्या उस समय जो चल रहा था, क्या सिचुएशन था कि वो नहीं बता पाए, वो सिचुएशन को समझने के बाद ही हम उस टीचर को दोष दे सकते हैं। लेकिन आम पब्लिक तो जानना कि इस टीचर से पूछा गया, उनको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, राज्यपाल का नाम नहीं पता है, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। और इस चीज़ को आज खत्म करने का एक मौका मिला है, तो हम सरकार का एहसानमंद ना हो करके और हम टीचर को गद्दार करने में शामिल हो चुके हैं। दिन रात बैठ करके व्हाट्सअप करते रहना है, व्हाट्सअप करते रहना है, जो मन में आए लिखते जाना है कि टीचर ऐसा है, ऐसा है। इतना ही मांग करना था तो ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग करते। ऐच्छिक स्थानांतरण में आएंगे, संभव नहीं हो पाता, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग करते, इंडेक्स का लाभ का मांग करते हैं। आज आप सक्षमता दे दिए हैं, तो सक्षमता के बाद आप उस काबिल हो गए हैं कि आप कैपेबल हैं कि समान काम समान वेतन के लिए भी आप सरकार से लड़ सकते हैं। EPF में आपका 1800 रुपया, मैथ बनाते हैं ना, माना कि राम का उम्र 100 वर्ष है, लिखते हैं, ठीक है। तो माना कि आपका वेतन 15,000 रुपया है, 15,000 का 12% आपका हम काटेंगे, 1800 रुपया आपके खाते में हम जमा करेंगे। सोचिए ना, 1800 रुपया एक पेपर कटिंग में दिया कि अब होने जा रहा है 25,000 रुपया। माना कि 25,000 रुपया आपका वेतन है, 25,000 नहीं, 21,000 रुपये वेतन है, वही करीब 25,000 कैलकुलेट कर लीजिएगा। 12% कितना होता है? आपके खाता में 25,000 रुपये जमा होगा, 2500 रुपये सरकार देगी, 5,000 रुपया। और इसमें आपका 10,000 रुपया जमा हो रहा है NPS में। कौन अच्छा है? सोच करके देखिएगा, सोच करके देखिएगा। मेरे जैसे लोग जितने फॉर्म भरे इतने मूर्ख नहीं थे, इतने मूर्ख नहीं थे। 1,000 रुपया कम आएगा लेकिन उसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। परिवार के लिए ही आदमी कमाता है, कि नौकरी करता है तो कुछ मिल भी रहा है। कोई कहेगा कि नियोजनवाद करते करते बहुत सारे अदर स्टेट के भी लोग आए हैं TT के बाद, कि नियोजन का ही नौकरी करते करते दूसरा राज्य से अब बिहार आ गए। वो बिहार आ गए तो कसम खा करके नहीं आया कि हम नियोजन में ही रहेंगे, अपना बेहतरी उसको पता है और बेहतर करने का वो प्रयास करेगा। बहुत सारे लोग आए, एग्ज़ाम दिए, निकल गए। जो इसमें रह गए वो भी चाहेंगे कि हाँ, हम नियोजनवाद से हट करके नियमित कर्मचारी के रूप में बन जाए, जिसके लिए सरकार मौका दिया। मेरे पे क्षमता है कि हम है सो इस चीज़ को मतलब एग्ज़ाम दे करके हम नियमित कर्मचारी बन सकते हैं, तो हम बनने का प्रयास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें मौका मिला है तो हम करेंगे। कसम खा के नहीं आए थे कि हम नियोजन में रहें। और जो बोलते हैं वो भी कसम खा करके आए थे क्या कि हम बनेंगे, तो 2020 के हड़ताल में हम शामिल क्यों हुए? नियोजनवाद को ख़त्म करने के लिए ना शामिल हुए। कि नियोजनवाद को ख़त्म करके हम एक नियमित कर्मचारी बनेंगे। 2003 से अभी तक लाठी खा रहे हैं। मैं तो उसमें था ही नहीं, लेकिन बहुत कोई बोले कि गरम तेल है सो ऊपर में, टीचर के ऊपर में गिर गया, पूरा पीठ जल गया। पेपर में मैंने फोटो देखा, टीवी में फोटो देखा कि एक टीचर हैं, वो अपना पीठ दिखा रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा तेल फोला पड़ा हुआ है उसमें। पुलिस जिस तरह से लाठी मार रही है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ, किसी का कुछ।
इतना दर्दनाक क्यों जा रहे थे रोड में? निधनवाद का ही नौकरी करना था, यही नौकरी आपके लिए अच्छा लग रहा था, तो क्यों सड़क में गए? क्यों पटना में जा कर के आप जाम किए? आम पब्लिक का क्या अधिकार आपको बनता है कि आम आम पब्लिक को आप जा कर के वहाँ पर है सो दिक्कत दें? कोई एम्बुलेंस जा रहा होगा उस समय, वो एम्बुलेंस में पेशेंट बैठा होगा, हो सकता है कि मरने की स्थिति में हो, आपको पता ना चला हो, वो 5 मिनट लेट होने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर डिक्लेयर किया होगा कि ही इज़ डेड। सोच कर के देखिए, आत्मा नहीं कँपेगा आप लोग का। दोष देना है, भाईचारा में रहना है और उसके बाद गाली दो और भाईचारा में रहो। सरकार को दोष देना है, कसम खा लिए हैं, राजनीति करना है, दिन भर सरकार को गाली देते रहो, दिन भर सरकार को गाली देते रहो। कहेंगे कि प्रमुख सचिव पूरा का पूरा अगर छुट्टी ही खा गए। इतना जांच हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आज पब्लिक खुश हो रही है हमारे ये में, तो कुछ समय लगेगा। जब पब्लिक पूरा खुश हो जाएगी तो सरकार भी समझ रहा है इस चीज़ को, उसको डाउन करेगा, उसको डाउन करेगा। पब्लिक कभी आप पे एहसान नहीं करेगी। आपको भी पता होगा सभी शिक्षकों को कि जब है सो स्टेपन का पैसा बच्चे के डायरेक्ट हाथ में कैश इन हैंड दिया जाता था, उसमें पेपर में देखते थे कि हेडमास्टर का माथा फटा हुआ है, मारपीट किया गया, फलाने स्कूल में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब है सो कैश इन हैंड की जगह में आपका जो पैसा जो है वो है सो बच्चे के खाते में जब भेजा जाता है, तो ये सब चीज़ सारा चीज़ ख़त्म हो गया। पब्लिक बहुत ये नहीं है कि फेवर में ही रहेगी, कुछ भी सरकार कर ले वो फेवर में नहीं रहेगी। आप और हम अगर एक साथ अच्छे से हैं तो हमें कोई भी डिगा नहीं सकता है। अच्छे से रहेंगे, लड़के सही, हक जो भी है हम ले के रहेंगे और ले लेंगे, लेकिन कम से कम अच्छा से रहिए। भाईचारा का अगर बात करते हैं तो भाईचारा वाला ही शब्द का प्रयोग कीजिए, तभी जा कर के भाईचारा होगा। जो भर दिया वो गद्दार नहीं है, जो नहीं भरा वो बहुत अच्छा भी नहीं है। जो नहीं भरा वो भी अच्छा है और जो भर दिया वो भी अच्छा है। सक्षमता 2 में भी मैं कहूँगा जिसको भरना है वो भर दे, जिसको नहीं भरना है नहीं भरे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई होता नहीं, मैं एक आम शिक्षक हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि आप भरिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप नहीं भरिए। आपका मर्ज़ी, आपका अपना दिमाग है, आपका अपना सेंस है, आप अपना विचार कीजिए, आपका ज़िंदगी है, आप सोचिए। आपका परिवार, हम खिलाने के लिए नहीं आएँगे आपके परिवार को, हम आपके परिवार को देखने के लिए नहीं आएँगे। आप खुद अपना परिवार को देख सकते हैं, भरण-पोषण खुद आपको करना है। आप अच्छे से कीजिए, भरिए या नहीं भरिए, ये आपका डिसीजन है, आप समझिए कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन किसी पे खींचातानी मत कीजिए। आपको भरना है, आराम से भरिए, आपको कोई नहीं रोका है। लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि जो भर दिया है उसके बारे में उल्टा-पल्टा लिखने के लिए। आपको नियोजित बन के रहना है तो आप नियोजित रहकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों का बेहतरी का अगर बात करें, अब हम बेहतरी का बात करते हैं। हुँ? मैंने पहले ही बोला कि सबसे बड़ा चीज़ है कि कॉन्टेक्चुअल और रेगुलर, बताने की ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाएगा। कोई भी आदमी कॉन्टेक्चुअल नौकरी करना नहीं चाहेगा, जब भी करना चाहेगा तो रेगुलर ही करना चाहेगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा है वेतन आपका बढ़ रहा है, कम नहीं मिल रहा है, वेतन आपका बढ़ रहा है। एनपीएस में जा रहे हैं, आपको वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, गुरु बीमा का लाभ मिलेगा, जो नियोजन में आपका नहीं है। आप बोलते हैं कि हमको यहाँ पर नियोजन में कोड दे दिया है प्रमोशन का, हाँ, कोड दे दिया प्रमोशन का, कुछ देर के बाद पता चलेगा कि अमानाबाद का केस लड़ रहा है, जज साहब वहाँ पर बदला गए हैं, केस उस वहाँ पर चल ही रहा है, हो जाएगा आपका प्रमोशन। और अभी बचा-खुचा उसमें कितना 2.25 लाख के आस-पास फॉर्म भरे थे ना, 2,27,000 के आस-पास, अब उसमें 4 लाख पूरा भर देंगे, मुश्किल से 5 से 10,000 बचेंगे। अब 5 से 10,000 के लिए सरकार कुछ करने वाली नहीं है, कान पकड़ करके बाहर कर देगी। यही संगठन और सड़क छाप नेताओं के चक्कर में आम टीचर जो हैं, जो नहीं भरेंगे ना, अपना आपका ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर लेंगे। कितना डुप्लीकेट वाला पकड़ा गया सक्षमता भरने के बाद, बाकी बाकी पकड़ाएगा जब काउंसलिंग होगा उस समय, सर्टिफिकेट का ये में, जो बच गए हैं सो। जो बच जाएंगे उसका जांच ही नहीं होगा। जांच तो होगा, जरूर जांच होगा, ऐसा नहीं कि उन लोग का जांच नहीं होगा। भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, आप सोचिए। यहाँ पे बेनिफिट ही आप जानना चाह रहे हैं, तो मैंने पहला बेनिफिट तो बता दिया कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर। दूसरा बेनिफिट बता दिया एनपीएस और ईपीएफ। ईपीएफ में आपका 5,000 रुपये लगभग जमा होगा बाद में, अभी 3,600 रुपये जमा हो रहा है। भविष्य कौन देखा है? भविष्य कौन देखा है? भविष्य में होगा कि नहीं होगा कोई नहीं पता। फिलहाल तो 3,600 रुपये जमा हो रहा है, लेकिन वही आपका 10,000 रुपये जमा होगा। दोनों में तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर हो गया।
दूसरा चीज़, जब अब राजकर्मी कल आ जाइएगा, 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलूँगा कि प्रोबेशन पीरियड इसमें है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आज 2024 है, 2026 तक आप मनचाहा ट्रांसफ़र लेकर के फिर से अपना वापस अपना घर, अपना प्रखंड, अपना जिला आप फिर से वापस आ सकते हैं, जिनको पहला चॉइस ना मिल करके दूसरा या तीसरा मिला हो, या पहला चॉइस में आपके घर से दूसरा ब्लॉक जो मिला हो, जिसका दूरी आपके घर से काफ़ी दूरी होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो वापस अपने ब्लॉक में फिर से आ जाएँगे। 2026 में बोल रहा हूँ, 2026 से 27 नहीं होगा। तो आपको बेनिफिट है कि नहीं है? घर में जिसे रहना है तो वो रहे ना, जिसको घर में रहने की इच्छा है वो घर में रहे, लेकिन दूसरा को क्यों रोक रहे हैं? दूसरा को रोकने का अधिकार आपको कौन दे दिया? दिन भर व्हाट्सएप में बैठ करके किसी को गाली-गलौज करने का अधिकार आपको कौन देता है? जो किया संगठन किया, और संगठन का साथ देने वाला शिक्षक ही होते हैं। संगठन अकेले को अलग से आया हुआ कोई प्राणी नहीं है। अगर शिक्षक साथ ना दे तो संगठन का कोई वजूद नहीं है। शिक्षक से संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं है। सब शिक्षक मिल करके एक नेता चुनते हैं, और वही नेता है सो आपके लिए काम करता है, और वही नेता के पीछे पीछे शिक्षक जब चलते हैं तब जा करके वो संगठन का जो नेता है वो है सो अपना बात को रख पाता है, आपके पक्ष को रख पाता है, और शिक्षक के हित में ही काम कर। हम नहीं बोल रहे कि अहित में, लेकिन शिक्षक के हित में। क्या शिक्षक साथ नहीं देता है? शिक्षक तो साथ दे रहे हैं तब तो जा करके वो काम कर रहे हैं। अगर शिक्षक साथ नहीं देंगे तो शिक्षक नेता क्या कर लेंगे? कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। जो शिक्षक नेता को रहना है, अपने घर से दूर होने का डर है, तो वो रहे। दूसरा को क्यों रोके रहे हैं? दूसरा को क्यों रोक रहे हैं? एक मौका मिला है राजकर्मी का, वही तो बोल रहे 21 साल से संघर्षरत थे, और 21 साल के बाद एक मौका मिला, एक ऑप्शन मिला, तो ज़रूरी है कि कॉलर पकड़ के ले, मेरे पास कुछ सामान है और इस सामान को आपको देना है, तो हम आपको दे रहे हैं, तो हम बोले कि ठीक है, ये सामान को तो आपको हम देंगे, लेकिन एक छोटा-सा शर्त है भाई, एक छोटा-सा शर्त है कि आपको हाथ ऐसे करके ही लेना है। तो बोलेंगे नहीं तुम हमको दो, हम उसको खींच करके ही निकालेंगे और उँगली से ज़बरदस्ती निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो उसको तोड़ देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती खींच कर ही लेंगे। ये कौन तरीका हुआ? आप ऐसे हाथ नहीं कर सकते हैं, शर्म आता है क्या उसे हाथ करने में? लेंगे तो कॉलर पकड़ करके ही लेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि लेंगे तो ऐसे ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे? हाँ, जिसको नियमित और नियोजित में अंतर समझ में नहीं आता है, वो अपने आप को शिक्षक नेता कहलाएंगे, वो शिक्षक नेता के लायक नहीं है। टीचर को बरगलाने का काम मत कीजिए, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। अगर आइडिया है तो शिक्षक को बताइए कि सही चीज़ है, और अगर नहीं पता है तो कुछ मत बोलिए। आपको फॉर्म भरना है भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए, अपना घर में रहिए आप। आपको कौन रोक रहा है? रहिए चुपचाप घर में। हाँ, वन भरने वाला गद्दार हो गया। जो आज व्हाट्सएप में गाली दे रहा है, वो अभी बोल रहा है कि सबसे पहले हम अभी फॉर्म भरेंगे, हमको फॉर्म भरना है। शर्म नहीं आता है? 1 में हो गया कि आप लोगों को क्या मजबूरी था, 2 में अभी हो गया कि हम मजबूर हैं। आप लोग ऐसे कमज़ोर कर दिए संगठन को। संगठन को कौन कमज़ोर करने गया है? नहीं भरो, नहीं भरो, नहीं भरो। पता चला कि शीर्ष नेता भर दिया है, निचल का भर भी नहीं करे फॉर्म। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? जब शीर्ष नेता भर दिया तो आपके लिए कौन लड़ेगा? गारंटी लेते हैं कि राजकर्मी दिलवा देंगे? गारंटी लेते हैं? एनएपी 2020 जो कह रहा है कि एक शिक्षक एक संवर्ग, और जब एक संवर्ग का बात होगा तो आप तो रिटायर कर जाइएगा, और जो हम लोग जैसे उम्र जिसका नौकरी 25 से 30 साल बचा हुआ है, वो है सो जब 1 अप्रैल 2029 से केंद्र सरकार जब करेगा कि न्यू टीचर होना ही नहीं चाहिए, उस समय क्या करेंगे? सड़क में कौन लड़ेगा? सड़क में कौन लड़ेगा? लड़ेंगे? गारंटी लेते हैं? 2029 में आप भी कीजिए, आप लिख करके दीजिए कि 100 टीचर से 1-1 हज़ार रुपया हर मंथ है सो आपको हम आपके परिवार चलाने के लिए देंगे। तो आज हम भरने के बाद मैं वादा करता हूँ कि हम सक्षमता में विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। गारंटी दीजिए। संगठन है तो आपके अंदर में तो हज़ारों शिक्षक हैं। अब बोलिए कि 100 शिक्षक से हम 1,000 रुपया पर मंथ आपके खाते में डालेंगे जब आपको नौकरी से सरकार हटा देगी तो। गारंटी देते हैं। 2019 में जो टीचर आज फेल कर गया ट्रेनिंग में, जो दोबारा मौका नहीं मिला परीक्षा में बैठने के लिए, और जो आदमी फेल कर गया किसी भी कारण से, आज उसका वेतन रुका हुआ, आज 5 साल हो गया है, उसका परिवार को आप देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? कहीं पेपर में नहीं देख रहे हैं, कोई ग्रुप में नहीं देख रहे हैं कि उन लोग का जो वेतन बंद है उसको चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? कई टीचर हैं, कई टीचर हैं, क्या कर रहे हैं? जो बंद हो गया, 5 साल से वेतन बंद है, 5 साल से उसका परिवार का क्या हो गया होगा? कल्पना कर सकते हैं? कोर्ट में जाएंगे और लड़ते रहेंगे, और साल 2 साल तक जब हमको वेतन नहीं मिलेगा, उस समय मेरे परिवार को कौन चलाएगा? कौन देखेगा? क्या गलत किए? मैंने क्या गलत किया सक्षमता भर के? या आम टीचर जितने लोग भरे हैं वो क्या गलत किए?
जो गाली सुनने के पात्र हो गए। आप लोग का बात अगर मान ले तो बहुत अच्छा, और शिक्षक नेता का अगर बात नहीं माने तो टीचर ऐसो गाली सुनेगा। क्यों गाली सुनेगा? क्या गलत कर रही थी सरकार? एक छोटा सा परीक्षा लेने का बात किए थे, माननीय मुख्यमंत्री पटना से घोषणा की कि मामूली परीक्षा। परीक्षा बहुत हार्ड नहीं था। एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूँगा कि जो परीक्षा का लेवल था, मैं तो कहूँगा कि परीक्षा का लेवल डाउन ही था। तर सरकार बोली कि मामूली परीक्षा, तो मामूली परीक्षा था। अगर इस परीक्षा को भी हम पास नहीं कर सकते हैं, हमें शिक्षक होने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं मुझे शिक्षक होने का, शिक्षक कहलाने का अधिकार नहीं है। हम टीचर कहलाएंगे ही नहीं जब इस परीक्षा को भी हम फेल अगर कर जाते हैं तो कोई सरकार बहुत बड़ा या बहुत एग्जाम ऐसा नहीं ले ली है कि हम पास नहीं कर सकते हैं। अगर पास नहीं किए हैं तो हमको शिक्षक होने का अधिकार ही नहीं है, रिजाइन मार दीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है सक्षमता का हम विरोध ही क्यों कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं बताइए? 3 जिला ऑप्शन मांगा। अगर ये 3 जिला की जगह में 1 जिला ऑप्शन मांगता है, मैं जैसे नालंदा जिला से हूँ, मैं नालंदा जिला से हूँ, नालंदा जिला के मान लिया कि 6000 लोग फॉर्म भरे। अब 6000 लोग फॉर्म भरे हैं और नालंदा जिला से टीटी वाले बहुत सारे अदर जिला में भी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। अब यहाँ पर 6000 फॉर्म भरे तो 6000 सीट खाली हुआ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग अगर यहाँ पर 2000 फॉर्म भर दिए तो कुल मिलाकर के 8000 हुआ। सीट है 6000, फॉर्म भरे नालंदा जिला में 8000। अब बताइए कि 6000 ही टीचर चाहिए तो 2000 को छांटेंगे कैसे? हम बोलते हैं कि नहीं, हमको ऐच्छिक जिला दीजिए। मेरा मन कर गया कि हम पटने जाएंगे, आपका भी मन कर गया कि आप पटने जाएंगे। पटना वाला कभी नहीं चाहेंगे कि हम दूसरा जगह चले जाएं, वो भी चाहेंगे कि हम पटने चले जाएं। तो वो पटना जाएंगे, सारे लोग पटना भर दिए, कहाँ से सीट वहाँ पर बनाएंगे? नया से स्कूल बना देंगे क्या? कहाँ से ऐच्छिक होगा? फिलहाल ऐच्छिक संभव है? अरे बनाने वाला IAS ऑफिसर है, उनका ये है। आप सोचते हैं आप टीचर हैं, कोई कहेगा कि IAS बनाने वाला टीचर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। IAS बनने के बाद जो वो काम कर रहे हैं वो काम आप नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। IAS का काम आप नहीं कर लीजिएगा। आप टीचर हैं, आप टीचर ही रहिएगा। आपका काम है शिक्षा देना, लेकिन प्रशासनिक जो काम होता है वो उनका काम है। तो प्रशासनिक काम में उनका एक्सपीरियंस है। यू डोंट हैव ए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, you don't have administrative experience, you have only academic experience, you can do only academic work, not administrative work। ये अंतर है, इसको समझिए। मैं तो चाहूँगा कि पटना चले जाऊँ, बहुत कुछ चाहते हैं। अभी भी पटना से बहुत सारे टीचर लोग आना जाना करते हैं। तो मैक्सिमम बहुत सारे जो टीचर जो पटना से आना जाना करते हैं उनको मौका मिलेगा पटना जाने के लिए, तो पटना क्यों नहीं जाएंगे? वो पटना ही में रहना चाहेंगे। तो सबको पटना भर देंगे, ऐच्छिक है पटना भरेंगे। अब कहेंगे क्या कि हमने ऐच्छिक दिया था, हमको ऐसो अपना जिला मिल भी नहीं किया। फिर कहेंगे कि सरकार ऐसो गद्दारी कर दिया, ये कर दिया। कहाँ से देगा भाई? जितना सीट है उतना ही नहीं देगा। सीट क्रिएट कहाँ से कर देगा ज़बरदस्ती? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक। तो ऐच्छिक स्थानांतरण यहाँ पर संभव नहीं था कि ऐच्छिक स्थानांतरण करें, तो यहाँ पर संभव नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है, वो चीज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जहाँ पर हैं, जिस ब्लॉक में है, यहीं पर 3 गो स्कूल मांग देता ऑप्शन में, यहीं पर दे देता। तो मैं फिर भी कहूँगा कि यहाँ पर आने के लिए दूसरा कोई भी फॉर्म भरेगा, जो अपने ज़िला को छोड़ करके दूसरी जगह उसका नियोजन हुआ था, वो भी आना चाहेगा। यहाँ पर तो संख्या बढ़ेगा। अब जिस 3 जिला स्कूल का ऑप्शन देंगे, अगला भी देगा, या फिर आप जब दे देंगे तो उसके लिए ऑप्शन नहीं बचेगा, कहाँ जाएगा? तो पहले एक फ्रेम में डाल तो लेने दीजिए सरकार को, उसके बाद मांग कीजिए। पहले राजकर्मी जो बन रहे हैं, विशेष शिक्षक बन रहे हैं, पहले विशेष शिक्षक बन जाइए। आप इतना भी सब्र नहीं कि 1 साल या 2 साल आप दूसरा जगह रह सके। सरकार क्या बोल रही है कि ज़िंदगी भर आप वहाँ रहें। ट्रांसफ़र का ऑप्शन है ना राजकर्मी में, ट्रांसफ़र करा करके वापस आइएगा। तो यहाँ पर सोचना है नहीं, ये तो पूरा लगता है कि पंचर हो गया है। कैसे गाली देना है, कैसे अगला टीचर को नीचा दिखाना है, इसके अलावे ये तो काम ही नहीं कर रहा है। हम विरोध कर रहे हैं सरकार का नहीं, अपने टीचर का ही विरोध कर रहे हैं। सरकार का नीति का नहीं, अपने टीचर को ही ये कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि विशेषज्ञ बेकार है, विशेषज्ञ बेकार है। बेकार का एक प्रूफ दे दे कि बेकार है। किस आधार पे बेकार हम बोल देंगे? कि कैश इन हैंड आपको 1000 रुपये कम मिलेगा, इस आधार पे बेकार है? कैश इन हैंड अगर ये कम मिलता है तो आप सोचिए कि आपको मेडिकल जो मिल रहा है, मेडिकल अभी भी है, ग्रुप बीमा ग्रेच्युटी मिल जाएगा उसमें। कोई बोला है क्या ग्रुप बीमा ग्रेच्युटी आपको मिलेगी? EL का लाभ मिल रहा है क्या? लेकिन उसमें EL का भी लाभ मिल रहा है। CTA मिलता है क्या? जो टाउन इलाका में जो टीचर ज्वाइन करेंगे उनको CTA का लाभ मिलेगा, लगभग 3000 रुपये महीना मिल रहा है क्या?
पैसे के बाद मैं पहले ही बोला कि मतलब नहीं है, लेकिन इतना ग्रुप में आया है ना पैसे को भी लेकर के, इसीलिए मैं पैसा का भी बात यहाँ पर कर दे रहा हूँ। कहाँ से घाटा है? कहाँ से घाटा है? ना पैसे का घाटा है, ना आपका नौकरी का घाटा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, NEP 2020 एक स्कूल एक संवर्ग, एक संवर्ग समझिएगा। कितने संवर्ग के टीचर हैं पता है? 88-22 के तो टीचर लोग रिटायर कर जा रहे हैं, हटा दीजिए। 94-99 के भी कुछ टीचर बचेंगे, तो उनको भी मैं काउंट कर रहा हूँ। 94-99 BPSC एक संवर्ग, अभी वाला BPSC दूसरा संवर्ग शिक्षक अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी तीसरा संवर्ग, 34,540 चौथा संवर्ग, नियोजित टीचर पाँचवा संवर्ग। तो 5 संवर्ग अभी हैं, 5 संवर्ग के, एक संवर्ग का बात हो रहा है। अब किसको किसको विलोपित कीजिएगा, कहाँ से विलोपित कीजिएगा हमको बताइए। लोग कहते हैं कि नहीं 60 साल के लिए सरकार नौकरी दिया हुआ है, कोई स्टेट बोल देगा तो हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा का जितना भी नियम है समवर्ती सूची में आता है। बिना TET का कौन राज का औकात है कि बिना TET लिए हुए और उसको ऐसे टीचर बना दें? कौन सा राज का औकात है? और ये TET का नियम कौन बनाया है? केंद्र सरकार बनाई है। NEP नियोजित शिक्षक को रखना ही नहीं है तो कहाँ से कोई राज रख लेगा? तो उसको राज को तो मजबूरी है, या तो उसको निकाल दे या तो फिर उसको बना दीजिए, तो केंद्र सरकार तगादा करेगा और वो बोलेगा कि इसको हटाओ। आप जाइएगा कोर्ट, कहाँ जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? कॉन्ट्रेक्चुअल 60 साल के लिए होता है क्या? संविधान में तो 60 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब 60 साल तो होता ही नहीं है। आप जब कोर्ट जाइएगा वहाँ जाकर बोलिएगा कि सरकार हमको बोली थी कि 60 साल तक हम रखेंगे, तो किस नियम पे, किस नियम पर रखेंगे? कोई नियम तो कोई आधार तो है ही नहीं। 60 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल होता ही नहीं है तो कोई नियम तो कोई आधार है ही नहीं। कोर्ट फिर बोलेगा कि ठीक है भाई रख लो, ठीक है। कोर्ट बोलेगा कि रख लो, केंद्र बोलेगा कि हम NEP 2020 बनाए हैं जिसमें ऐसा टीचर्स ये नहीं करेंगे, तो कोर्ट क्या बोलेगा? इसको आप नियमित कीजिए। कोई तो आधार करेगा, कोई तो आधार करेगा नियमित करने के लिए। हाँ, उस समय आपको देगा। जरूरी है कि बिना शर्त ही दे दे, गारंटी लेते हैं? बिना शर्त ही दे दे गारंटी लेते हैं? कोई गारंटी नहीं। क्या करेगा सरकार उस समय? कोई गारंटी नहीं। कोई ठोस डिसीजन लेने वाला अगर सरकार आ गया तो सबका हालत ख़राब हो जाएगा। फिर कोर्ट में दौड़ते रहिए, तब तक आप कोर्ट में केस लड़िएगा, तब तक आपका उम्र हो जाएगा रिटायरमेंट का। आप रिटायर कर जाइएगा, रिटायर होने के बाद बोलेगा कि अब हम आपको राजकर्मी बनाते हैं। आज की डेट में जो न्यूज़ टीचर खाली हाथ रिटायर कर गए हैं, कभी उनसे पूछे हैं कि उनका परिवार कैसे चल रहा है? NPS में कुछ तो महीना मिलेगा उनको, कम से कम दूध रोटी दाल रोटी खाने के लिए तो पैसा सरकार देती है NPS में, हालांकि उससे ज़्यादा देता है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। जो खाली हाथ रिटायर कर गए हैं जाके उनसे पूछिए कि उनका आत्मा कैसा लगता होगा, इस उम्र में भी उसको काम करना पड़ रहा है। सोचे हैं कभी? कभी सोच करके देखिए, उसके बाद ऐसे डिसीजन लीजिए कि सक्षमता भरने वाला खराब है, गद्दार है, या फिर क्या चीज़ है। घाटा है? नहीं घाटा है, किसी भी कीमत पे घाटा नहीं है। कोई वीडियो बनाए मेरे बाद सक्षमता में क्या घाटा है, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ सक्षमता में क्या फ़ायदा है। फिलहाल फ़ायदा तो जो बता दिया ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, शायद ये खाली होगा उसी को समझ में नहीं आएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाईचारा बना करके रखना है तो भाईचारा बना करके, किसी को कड़ा शब्द बोल करके भाईचारा नहीं बनता है। सरकार का एहसान मनवाने की 21 साल के बाद पहला कोई पदाधिकारी के बदौलत आपको राजकर्मी का मिल रहा है, ठीक है। शर्त भी है तो बहुत बड़ा शर्त नहीं है, तो कम से कम एहसान मानिए। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और बेहतर काम हुआ है। 3 मौका सरकार बोली है, सरकार बढ़ाना है तो बढ़ाएगी, बहुत बेहतर है। कंप्यूटर चलाना कोई भारी समस्या नहीं है। अब 1 सप्ताह 10 दिन केवल प्रैक्टिस कीजिए, आपको माउस में प्रैक्टिस करना है। माउस में प्रैक्टिस करने के बाद आप निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर पाएंगे। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कर रहा, ऑनलाइन एग्जाम इज बेटर देन ऑफलाइन एग्जाम। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑफलाइन एग्जाम में मार दिए कि क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होगा, डी को कलर कर दिए, अब लगा कि नहीं 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 डी नहीं होगा, सी होगा। अब सी होगा, अब हम सी को क्या करें? ख़त्म हो गया। मैं लगभग 15 क्वेश्चन कंप्यूटर में बदला था अपना। पूरा एग्ज़ाम देने के बाद फिर से मैं उसको रिव्यू कर रहा था, देख रहा था। मुझे याद है अच्छी तरह से कि 3 से 60 को हम भाग दिए थे, मैथ का कैलकुलेट था, ठीक ना? तो कितना होगा? 3 दूना 6 मतलब 20। मैं पता नहीं कहाँ से दिमाग ये हुआ और मैंने उसका आंसर 30 में टिक मार दिया। जब दोबारा मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं यह देख रहा हूँ कि अरे मैंने तो 30 में टिक मार दिया है। मैंने तुरंत 120 में टिक मार दिया। 1 नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
वहीं अगर मैं कलर कर दिया होता ऑफलाइन एग्ज़ाम में तो फिर क्या समस्या होता, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम से बेहतर है ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं करना है, 1 सप्ताह माउस पकड़िए, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पर कैफ़े नहीं हो, जहाँ पर कोई कंप्यूटर सिखाता ना हो। डेली 1 सप्ताह की बात कर रहा हूँ, तो डेली अपने लिए आधा घंटा समय दे दीजिए ना, हम आधा घंटा की बात कर रहे हैं। आधा घंटा समय दीजिए, माउस में आपका अच्छा हाथ बैठ जाएगा। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है माउस चलाना। ये एग्ज़ाम कोई रॉकेट साइंस से नहीं होता है ना, बेसिक चीज़ है। अब बेसिक में सबसे जो मतलब बॉटम का जो चीज़ है, वो चीज़ है ये। आप 1 सप्ताह प्रैक्टिस कीजिए, आपका बेहतर हो जाएगा। आज की डेट में अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, तो फिर आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। कंप्यूटर का युग है। हाँ, स्कूल में भी अब हो रहा है कि बिना बस्ता के स्कूल बच्चे जाएँगे, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर क्या-क्या दिया जा रहा है। तो हम अगर सीख लेते तो क्या करते? हम बच्चों को पढ़ाने ही के लिए ना है। तो अगर हम बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने के पहले हमको पढ़ना है। किताब तो पढ़ना ही है, थोड़ा-सा कंप्यूटर का भी नॉलेज कर ले, क्या गलत है? थोड़ा-सा कंप्यूटर नॉलेज कर लेते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज करने के बाद, लेने के बाद हम बच्चों को भी कुछ कंप्यूटर सिखा देंगे। बच्चे आपके पास सीखने के व्यू से आते हैं। बच्चे आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर कोई कंप्यूटर चलाने नहीं जानता है, तो बहुत दिक्कत है। तो बच्चे की क्या गलती है कि पुराना ज़माना के टीचर हैं, हमको एक चीज़ बता दीजिए, पहले बैंक में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, रजिस्टर में आपका मेंटेन होता था। आज कुछ बैंक में देखता हूँ कि रजिस्टर में मेंटेन करता है। ज़्यादा तो नहीं, मैं बिहार शरीफ कॉपी मूल्यांकन का चेक जमा करने गए थे। तो उसको रजिस्टर में चढ़ाया, रजिस्टर में चढ़ाने के बाद से बोला कि इसको कंप्यूटर में एंट्री होगा। एक सर आए, यंगस्टर थे, हम लोग के एज के, वो आए कंप्यूटर में चढ़ाए। देखिए रजिस्टर हम लेके अभी भी रजिस्टर में, तो हम लोग कंप्यूटर चलाने नहीं जानते। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जानते हैं। चलिए, वहाँ उनको हम दोष नहीं दे रहे हैं। कंप्यूटर चढ़वा तो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कंप्यूटर में चल रहा है, कंप्यूटर वहाँ पर चाहिए। लेकिन मैक्सिमम बैंक आज के डेट में, वो वर्षों की पुराना बात है, आज के डेट में किसी भी बैंक में चल जाइए, जिनको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, जिनका उम्र 59 साल है, वो भी आदमी कंप्यूटर चला रहे हैं धीरे-धीरे, ऐसे-ऐसे खोज रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। एक आदमी का काम जो 1 मिनट में होगा, वो 5 मिनट में कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में ही काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर उतना उम्र में सीख रहे हैं, आपका उम्र कौन-सा बहुत ज़्यादा चला गया है, जो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं। वो काम तो कर रहे हैं, आपको तो भगवान बनाया है दूसरे को शिक्षा देने के लिए। तो दूसरे को शिक्षा देने के लिए खुद हम शिक्षा लेंगे ना, तो खुद शिक्षा लीजिए ना, कंप्यूटर सीखिए, कौन-सा गलत चीज़ है? कंप्यूटर सीखिए, क्या जाता है? कहीं भी जाइए सीखिए, अच्छा चीज़ है। आप अपने बच्चों को भी सिखाइएगा, अपना नाती-पोता को सिखाइएगा, हाँ, स्कूल में बच्चे को सिखाइएगा। सरकार तो दे ही रही है सभी जगह कंप्यूटर। ज़रूरी है कि सब जगह कंप्यूटर देने के बाद से वहाँ पर कंप्यूटर टीचर कहीं बहाल कर दे। हो सकता है कि बहाल ना हो सके, तो मेरे इतना क्षमता तो हो कि बेसिक चीज़ जो है, बेसिक नॉलेज जो है, वो बच्चों को हम दे सकें। इतना तो कम से कम हम नॉलेज ले लें। कोई गलत चीज़ नहीं है, सरकार अगर सोच रही है तो कोई गलत चीज़ नहीं है। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी कभी भी खराब नहीं है, अच्छा है। फिर भी अगर आप माँग करते हैं कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो तो माँग कीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ। मैंने बेहतर चीज़ बता दिया, लेकिन मैं रोक नहीं रहा हूँ। होना चाहिए ऑफ़लाइन एग्ज़ाम। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, एकदम ही नहीं कर पाएँगे, सीखने की इच्छा एकदम अंदर से मर ही गया है, तो आप ऐसे ऑफ़लाइन ही एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, विरोध करना है, विरोध कीजिए, लेकिन कड़ा शब्द के साथ विरोध मत कीजिए। कड़ा शब्द का अगर प्रयोग करना है, तो आप कीजिए, आपको राजनीति चमकाना है तो सरकार के खिलाफ में कीजिए, किसी शिक्षक के खिलाफ में नहीं। किसी शिक्षक के खिलाफ में कड़ा शब्द का प्रयोग मत कीजिए। वो अपना बेहतरी जान रहा है, अपना बेहतरी जानते हुए वो फ़ॉर्म भर रहा है। अपना परिवार के बारे में सोचने का अधिकार किसी भी आदमी को सबसे पहले उसका खुद का होता है। आप उसके परिवार के बारे में नहीं सोच सकते हैं। वो किस मजबूरी में फ़ॉर्म भरा है, वो बेहतर जानता है। हम क्यों फ़ॉर्म भर रहे हैं, क्यों हमको फ़ॉर्म भरना चाहिए, वो जान रहा है। अगर आपको बार-बार लिखने के बाद कि वेतन कम मिलेगा, फिर भी वो फ़ॉर्म भर रहा है, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसका जो ज़रूरत है, वो कुछ और है। दूसरे को बरगलाने का काम मत कीजिए। आपको भरना है भरिए, नहीं भरना है मत भरिए। आप कॉपी में लिख करके या कहीं से व्हाट्सएप इधर-उधर आया, जिसको एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको फॉरवर्ड कर दिए कि नियोजित टीचर है जो विशेष शिक्षक से बेहतर है। कहाँ से? नियमित कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल से खराब हो गया, कहाँ से? इतना मूर्ख हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से सोच आता है ये सब चीज़। रिटायर कीजिएगा, क्या मिलेगा नियोजित में? कितना मिल जाएगा? मैंने 10,000 का जो बात कहा था, 1 साल में होता है 1,20,000 रुपये आपका जमा होता है। बताइए, सितंबर 2020 से आपका ईपीएफ कट रहा है। आप अपना अकाउंट मिस कॉल मार करके चेक कर लीजिए। मैं मिस कॉल का नंबर यहाँ पर दे दिया हूँ। मिस कॉल मारिए इस नंबर पे, डिस्प्ले में आपको जो नंबर दिख रहा है, मारिए उसमें मिस कॉल।
आप देखिए कि कितना होता है, 1,05,000 कुछ रुपया आपका जमा हुआ है। 4 साल में 1,05,000 रुपया कुछ जमा होता है और 1 साल में 1,20,000 रुपया जमा होता है। बेहतर कौन है? बेहतर कौन है? अरे सरकार अपना कुबेर का धन हमको ला कर के नहीं दे रही है, लेकिन जो दे रही है मेरे लिए वो बेहतर दे रही है। आगे हम समान का समान वेतन के लिए लड़ेंगे, सरकार से माँग करेंगे। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जो अभी वेतन स्ट्रक्चर है, ये वेतन स्ट्रक्चर को छोड़ करके अगला इलेक्शन में से ही एक नया वेतन स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बेहतर चीज़ मिलेगा और सभी शिक्षक इसमें साथ देंगे। हमें रोड में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा माँग ही काफ़ी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमको अच्छा, बेहतर करेगी तो करेगी और इस बार जो बेहतर करेगी, हम पे खुश होकर के करेगी। मुझे रोड में उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम पे खुश होकर के हमारा काम को देख कर के करेगी। इसी के साथ अब आगे कुछ मैं बोलना नहीं चाहता।